नमस्कार साथियों, चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव आप लोगों के लिए बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ। पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूछे गए जितने भी 2001 से 21 तक पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला नंबर 4 या पार्ट 4 मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँ। पार्ट 1, 2, 3 हमारे चैनल पे अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके जाइए, पार्ट 1, 2, 3 देखिए। आरओ पॉलिटी से डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में जरूर और सारे एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? इसमें यह कह रहा है कि जो धन विधेयक होता है मतलब कि मनी बिल होता है, लोकसभा से पास होकर अगर राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा कितने दिन के अंदर उस मनी बिल को लोकसभा में भेजेगा। तो सबसे पहले हम मनी बिल के बारे में जानते हैं। मनी बिल के बारे में अगर हम जानेंगे क्या होता है, मनी बिल की बात की गई है आर्टिकल नंबर कितने में, 110 में इसकी डिफिनीशन को बताया गया है। मतलब मनी बिल का जो डिफिनीशन है वो अनुच्छेद 102 में बताया गया है। ये हमारा हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा विथ प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि जो धन विधेयक है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा और यह अनुच्छेद 110 में इसकी डिफिनीशन को बताया गया है। और इसकी सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है? सुप्रीम का अथॉरिटी का मतलब होता है ये हमें स्पीकर किसका? लोकसभा का। मतलब कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही बताएगा कौन सा बिल मनी बिल है या तो नहीं है, और इसके लिए कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता है। तो मनी बिल से रिलेटेड हमने कुछ बातें जानी जिसका डिफिनीशन है आर्टिकल नंबर 110 में। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करेंगे, उसके बाद ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है इसकी बात की गई है अनुच्छेद नंबर 110 में, और इसकी जो इसके पास अथॉरिटी है वो स्पीकर के पास है। और जब मनी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा 14 दिन के भीतर, कितने? 14 दिन के भीतर लोकसभा में भेजेगा। बट राज्यसभा के पास इसमें कोई भी पावर नहीं है, नहीं भेजता तब भी वो वापस आ जाएगा। और 14 दिन के भीतर जब अगर भेजता भी है तो सिर्फ वो रिकमेंडेशन कर सकता है, मतलब कि सुझाव दे सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकता। और लोकसभा के ऊपर यह है उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। इसमें नो ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन है, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मनी बिल में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। और कमेंट बॉक्स में बताइए ज्वाइंट सिटिंग की बात किस आर्टिकल में की गई है। तो ये रहा हमारा मनी बिल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या है? 14 दिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मनी बिल से संबंधित नहीं है? प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स, कर से संबंधित उपबंध, प्रोविजन रिलेटेड टू टेकिंग लोन, रिलेटेड टू कस्टडी ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड कंटीजेंसीज, एंड डी है प्रोविजन रिलेटेड टू फाइन और पेनल्टीज, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित नहीं है। तो हमारा इसका दूसरे का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। फाइन से रिलेटेड कुछ भी मनी बिल में नहीं है। मैंने बताया है आर्टिकल 110 जब आप लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 110 में बताया गया है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल क्या होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए वक्तव्य एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को आर कहा गया है। इसमें कहा गया है स्टेटमेंट 1 में क्या है और रीजन आर दिया गया है। असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से हल करना होता है। क्यों लगा के? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जनरली प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्यूरोक्रेसी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द मूड, इट शैल हैज टू ट्रेवल माइल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम में नौकरशाही का उत्तरदायित्व पूछा गया है। यहाँ पे आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। ठीक है। आरटीआई एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट के बारे में आपको जानना है। ये हमारा 2005 में लाया गया था। और राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट में एक केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट में कहा था कि जो लोग होते हैं वो मास्टर्स होते हैं और उनके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वो अपने हक की बात अपने काम किए गए ब्यूरोक्रेट से जांच परख करके उनसे पूछा जा सकता है, उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है और जानकारी ली जा सकती है। पीपुल्स आर मास्टर्स, मतलब उन्होंने कहा था लोग यहाँ के मास्टर्स हैं। इस चीजों को आपको समझना होगा। आरटीआई एक्ट 2005 में ये चीजें बताई गई थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट लागू कब होता है? तो 12 अक्टूबर
आरटीआई एक्ट लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। इसको नोट कर लीजिएगा, आरटीआई एक्ट लागू कब होता है? 12 अक्टूबर 2005 को। और इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या कहते हैं, उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ठीक है, आरटीआई एक्ट का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उत्तराधिकारी जो होते हैं, उत्तर देने के लिए जो अधिकारी हैं वो बाद हैं। आरटीआई एक्ट के तहत जनता क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने कैसा ये काम किया है, कैसा नहीं काम किया है। इसके थ्रू करप्शन वगैरह कम किया जाता है, कि मतलब जैसे कोई पुल उल बन रहा है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं ना आरटीआई एक्ट डाल के कि भैया इतना काम हुआ है, इतना काम नहीं हुआ। इस तरह से आप उनसे जब जवाबदेही मांगेंगे तो उनको जवाब देना बाद है। ये आरटीआई एक्ट 2005 में हुआ है और ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा राइट है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल नंबर कितने, आर्टिकल 19(1) में उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया था, 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया था। ये एक संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) में इसका प्रावधान किया गया है और ये लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य करता है। जनता अपने जवाब से, जनता को इससे जवाब मिलता है लोगों के द्वारा, जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे फिर से असर्शन और रीजनिंग का है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व। सबसे पहली बात, राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, क्या एज मच एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, मतलब 1/3 मेंबर जो हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, मतलब एवरी सेकेंड ईयर पूछा है। तो राज्यसभा जैसा कि आपको पता है कि एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है कि नहीं? परमानेंट हाउस का मतलब है इसका विघटन नहीं किया जा सकता। पहली बार राज्यसभा जो बनी थी वो 1952 में बनी थी। आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत इसकी सीटें फिक्स की गई हैं। 250 सीटें इसकी फिक्स हैं, जिसमें से 238 किसके पास हैं? राज्यों के पास हैं और केंद्र शासित प्रदेश के पास हैं। जबकि 12 जो सीटें हैं वो किसके पास हैं? हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और उनका नॉमिनेट करने का तरीका होता है, 4 होते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल साइंस, सोशल सर्विस से और साइंस से। मतलब कि राज्यसभा 1952 बना है, आर्टिकल 80 के तहत 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। 238 जो हैं वो हमारे राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। और प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करेगा वो करेगा आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से और साइंस से। पर अभी तत्काल में हमारे पास कितने हैं? 245 मेंबर हैं, जिसमें से 229 स्टेट से आते हैं, 4 हमारे यूटी से आते हैं और 12 हमारा जो है कौन सा है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इस चीजों को ध्यान रखेगा। तो अगर पूछिए आपसे प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं तो आप लोग बताएंगे 245, और परमानेंट कितने हैं? 250 हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं। किस में बात की गई है? 80 में बात की गई है। यह एक परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर इसके रिटायर होंगे। 1/3 मेंबर जब रिटायर होंगे तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे ए एंड आर दोनों सही हैं। बोथ एंड ए आर द ट्रू, आर इज अ वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यसभा का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज सेलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा चयनित होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, राज्यसभा परिषद की राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूं, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही चेयरमैन होगा किसका? राज्यसभा का। मतलब कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वही जो पादेन होगा राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इस बात को आपको समझना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो भी राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन टू राज्यसभा इज 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल। इसमें पूछा है कि राज्यसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी है? पंचायत के लिए 21 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए
30 साल और प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए हमारी एज होती है 35 साल। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो 30 साल की मिनिमम आयु होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए मैक्सिमम आयु, मिनिमम आयु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए हमें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। द स्पीकर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज नॉन मेंबर। जैसा कि हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही डायरेक्टली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी को राज्यसभा का चेयरमैन बनना है तो राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट भारत का रहेगा तो डायरेक्टली वो चेयरमैन बन जाएगा। इसलिए राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। तो करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं, 7 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। कुछ ही दिन में आपके एग्जाम होने वाले हैं, अगले 1 से 2 महीने में डेट आ जाएगी। हो सकता है जनवरी या फरवरी के वीक में आपका एग्जाम हो जाए। खुद की बातों पे ध्यान रखिए, खुद पे मेहनत पे विश्वास रखिए और अगर आप मन लगा के मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी और इस साल आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पॉलिटी के PYQ कराइए, सारे क्वेश्चन के PYQ लगा दीजिए सब्जेक्ट के और निश्चित मैं बता रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो बताइएगा। खुद पे भरोसा रखिए, जो खुद पे भरोसा रखते हैं वही मंजिलों को पाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 और राज्यसभा में 12। इससे पहले ही मैंने बताया था आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। ठीक है, 238 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 जो नॉमिनेट करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और वो आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस और सोशल सर्विस और साइंस से करता है। तो 12 मेंबर किया जाता है किस किस फील्ड में? आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस और साइंस। इस 4 फील्ड से 12 मेंबरों को नॉमिनेट किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो जीबी मावलंकर साहब जो थे वो हमारे पहले थे स्पीकर। ये 1952 से 1956 तक ये हमारे लोकसभा के स्पीकर हुआ थे। और मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं। पहले स्पीकर जो थी महिला, फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी? फीमेल मीरा कुमार थी। कब से कब तक थी? 2009 से 2014 तक थी। फिर उसके बाद आते हैं फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर जो थे, स्पीकर PA सांगमा थे। ये हमारे 1996 से 1998 तक थे। और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो जीबी मावलंकर साहब लाया गया था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार किसके, कौन से स्पीकर के खिलाफ लाया गया था? तो जीबी मावलंकर के हिसाब से लाया गया था। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर ए। तो स्पीकर से आपको पता चला 3 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर थे, इनके खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। पहली फीमेल स्पीकर कौन सी थी? तो मीरा कुमारी थी। और पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे? तो PA सांगमा थे 1996 से 98 तक और 2009 से 2014 तक। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 550 और 555। आपको पता होगा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे पास कुल लगभग 525 सीटें हुआ करती थी। 525 सीटें बढ़ाई गई थी 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर 31वां संविधान संशोधन होता है, इसको बढ़ा के 545 कर दिया जाता है और फिर दमन एंड दीव का मर्ज किया जाता है, भारत में मिला जाता है, तो ये 552 सीटें हो जाती हैं। तो अभी तक तो 552 सीटें थी, बट अब ये 552 सीटें जो हैं वो कितनी हो गई हैं? 550 सीटें हो गई हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो हुआ करते थे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद उनको हटा दिया गया है। तो रिसेंटली हमारे पास
550 सीटें हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, 550 का जो है वो होगा सी। आप समझ सकते हैं 7वां संविधान संशोधन करके 525 सीटें की गई, 31वां संविधान संशोधन करके 545 की गई, और दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली को जब मिलाया गया तो टोटल 552 सीटें हो जाती हैं। जबकि अभी रिसेंटली में 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करता है, वो डिलीट कर दिया जाता है 104 संविधान संशोधन के तहत। और टोटल सीटें अब भारत में कितनी हैं? 550 लोकसभा की सीटें हैं। 550 में से जो है वो 530 जो है वो स्टेट की है, और जबकि 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न से प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। अभी इसकी मैंने बात की है कि वो एंग्लो इंडियन जो है उसको मनोनीत करता है, बट अब ये 104 संविधान संशोधन के तहत इसको डिलीट कर दिया गया है, और इसका बात किया गया है आर्टिकल नंबर 331 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 331 में बात किया गया है कि लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, जबकि आर्टिकल नंबर 333 में स्टेट की बात की गई है। स्टेट में एंग्लो इंडियन को लिया जा सकता है, और आर्टिकल 131 में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लोकसभा में ले सकती है। तो इसको चीजें ध्यान रखिएगा। लोकसभा में 331 के तहत, स्टेट में 333 के तहत, 104 के तहत 2 लोगों को हटा दिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा चंद्रा आईएएस का गदर बैच। आरओ अगर आपको पढ़ना है, 3 महीने में आरओ का प्री एग्जाम निकालना है, तो हमारे गदर बैच से जाइए। हमारा प्लेटफॉर्म है, जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां पे चंद्रा आईएएस कोचिंग लखनऊ है, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें परचेस कर सकते हैं, और आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट करिए। कुछ मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं, वहां लगाइए। हमारे गदर बैच को, क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल, अब देखिए अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आ गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। He should have the same qualification as the judge of the Supreme Court, बिल्कुल सही। He must be a member of either house of the parliament, बिल्कुल गलत। ये मेंबर नहीं, इसको मेंबर होना ही नहीं है। ये कहीं भी जाके वोट दे सकता है, बात कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है किसी भी सदन में जाके, बट इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। ही कैन बी रिमूव बाय इंपीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट, गलत। जब वो मेंबर ही नहीं तो पार्लियामेंट रिमूव क्यों करेगी? सबसे बड़ी बात यहां पे आ जाती है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस आर्टिकल में बात की गई है, किस आर्टिकल में बात नहीं की गई है। तो ये जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। सबसे पहले क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आर्टिकल नंबर 76 में और 165 में अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी और ये एडवोकेट जनरल की बात की गई है। एडवोकेट जनरल की बात की गई है। 165 जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है वो स्टेट का है, और ये सेंट्रल का है आर्टिकल नंबर 76 से। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, और टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये रह सकते हैं। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 आर द करेक्ट आंसर। तो 12 नंबर का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान चल रखिएगा। तो आपको इसमें समझ में आया, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। और एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो 165 में दिया गया है। जबकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट करता है, और टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो भारत का अटॉर्नी जनरल रहता है। पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। किसी भी सदन में जाके वो बैठ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, पर जो वोट देने की बारी आएगी तब ये वोट नहीं दे सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है, पर वोट नहीं दे सकता, अपनी बातों को रख सकता है। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अभी इस पे हमने बात की है, अटॉर्नी जनरल। तो हमारा महान्यायवादी जो है वो सही हो जाएगा। 13 का 20 द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कैग की बात की गई है। कैग आर्टिकल 148 से 151 के बीच में कैग की बात की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये पब्लिक पर्स का कस्टोडियन होता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है वो पार्लियामेंट जो होता है वही कमेंट कर सकता है किस पे, कैग पे। तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। पार्लियामेंट इस पे टीका टिप्पणी भी कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी की है तो वो कौन सी है, वो हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है, क्योंकि ये कस्टोडियन है पब्लिक पर्स का देखभाल करता है, आई एंड ईयर है, आंख और कान है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस वजह से कहा था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। इंडिया कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्क एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिविल लिबर्टीज, एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, एज अ गार्जियन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। मैंने अभी बताया है कि ये पब्लिक फाइनेंस के कस्टोडियन होते हैं, लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। कैग का काम आप लोग देख लीजिएगा, हर एग्जाम में कैग से क्वेश्चन आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, इन लोगों के द्वारा इसकी की जाती है। तो मैंने बताया है कि 148 में कैग होगा, 149 में इसकी ड्यूटी होगी और 151 में ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये 3 आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, पर जो रिमूवल होता है, कैग का जो रिमूवल होता है किसके हिसाब से होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से इनका रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं वैसे इनको रिमूव किया जाता है। इनकी 6 या 65 साल तक ये काम कर सकते हैं, दोबारा किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के आंख और कान होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस का दर्जा दिया था। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ। ठीक है, कौन ऐसे थे जो अपने प्रधानमंत्री तो थे पर वो संसद में नहीं पहुंच पाए थे, वो थे चौधरी चरण सिंह थे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा। जुलाई 1979 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका सपोर्ट करती है और जनवरी 1980 में अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। इस वजह से इस बीच में संसद का कोई भी सत्र नहीं होता है, कोई भी सेशन नहीं होता है और चंद्रशेखर की सरकार गिर जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस विथड्रॉ कर लेती है। क्या कर लेती है, विथड्रॉ कर लेती है, विथड्रॉ कर लेती है। हमें यह जानना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश के बाहर जाके जिनकी डेथ होती है। कहां पे डेथ होती है, कोई बताएगा? ताशकंद कहां पे है, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में जाके उनकी डेथ होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारत का एक बात प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के मेंबर ना होके राज्यसभा के मेंबर थे। तो पहला था गौड़ा साहब थे, GOWDA, फिर गुजराल साहब थे और फिर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह थे। ये तीनों लोग भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पर ये राज्यसभा के मेंबर ना होके लोकसभा के मेंबर रहते हैं। तो यहां से जो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह कभी गए ही नहीं। ठीक है, 19 जुलाई 1979 जनवरी 1980 के बीच में कोई सेशन नहीं होता। पर 3 क्वेश्चन बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे ताशकंद में जाके खत्म, उनकी डेथ हो जाती है। गौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष होके ये राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, सॉरी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया। समय अंतर के बाद का मतलब यह होता है कि एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई और प्रधानमंत्री बनता है। समय अंतर के मतलब कि एक समय प्रधानमंत्री रहे, फिर कोई दूसरा आया, फिर ये प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू तो जब से प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी उसी समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं। गुलजारी लाल नंदा
ये 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनती है 1966 के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद बनती हैं। इमरजेंसी में वो हार जाती हैं, फिर से वो जीत के आती हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बनते हैं, 98 में बनते हैं, 99 से लेकर 2003 तक रहते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि जो एक बार प्रधानमंत्री बना, फिर कोई दूसरा बना, फिर ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अब इसमें पूछा गया है कि 1 से 2 बार प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी नालंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सब लोग कई बार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने बताया है कि पंचायत के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए हमारा 30 वर्ष और हमारा वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए जो है वो हमारा 35 वर्ष होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो 25 वर्ष न्यूनतम पूछा है, तो 25 वर्ष जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे आज के 20 क्वेश्चन। हम लोगों ने इसका व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेशन किया है। चलते हैं हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा पेट का कोर्स चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे पीवाई क्वेश्चन। शिवम सर हिस्ट्री और यूपी स्पेशल, राजू सर मैथ, विकास सर, ये सब हमारा पेट का चल रहा है। पेट के जो बैचेस हैं 28 तारीख को आने वाला एग्जाम है। और ये हमारा प्रहार बैच भी चल रहा है। प्रहार बैच से आप पेट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये हो गया सारी चीजें। फिर ये हमारे पेट में सिलेक्शन हुए हैं। कितने ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों ने पिछले 2 सालों में दिया है। यहाँ से किसी भी बच्चे के 99 परसेंटाइल से नीचे नहीं आते हैं, जितने बच्चों ने यहाँ से तैयारी की ऑफलाइन बैच में। ठीक है, अब पार्ट 5 में जल्दी ही लेके आप लोगों के बीच में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।